मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वह है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास अलग अलग ढंग से किया है तथा इनकी काल सीमाएं भी निर्धारित की हैं। कई विद्वानों में तो इस काल विभाजन को लेकर मतभेद भी रहा है। तो सबसे पहले जिस विद्वान का नाम सामने आता है वह है गारसा दा तासी का। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा दा तासी ने ही लिखा था, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। दूसरा नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया है। इन्होंने इस काल विभाजन को 11 काल खंडों में विभाजित किया है, जो कि इस प्रकार हैं: चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसे की प्रेम कथा, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये इनके 11 काल विभाजन थे जो कि इनके द्वारा किए गए थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास का काल विभाजन 11 खंडों में तो किया, लेकिन विद्वानों का इसमें मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा इसे अव्यवस्थित माना गया है। इसलिए अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया है वह उपयुक्त नहीं है। अगला नाम जो सामने आता है वह है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं के द्वारा भी काल विभाजन का प्रयास किया गया। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 काल खंडों में विभाजित किया। पहला है आरंभिक काल। इन्होंने अपने आरंभिक काल को 2 उपखंडों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय माना जाता है संवत 700 से लेकर 1343 तक का। दूसरा है उत्तर आरंभिक काल, जिसका समय माना जाता है संवत 1343 से लेकर 1444 तक का। दूसरा जो काल विभाजन इन्होंने किया था वह है माध्यमिक काल। इसे भी इन्होंने 2 उपखंडों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय माना जाता है संवत 1445 से लेकर 1560 तक का। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसका समय माना जाता है संवत 1561 से लेकर 1680 तक का। तीसरा काल जो इन्होंने विभाजित किया था वह है अलंकृत काल। इसे भी इन्होंने 2 उपखंडों में विभाजित किया है। पूर्व अलंकृत काल, जिसका कि समय माना जाता है संवत 1681 से लेकर 1790 तक का। और दूसरा है उत्तर अलंकृत काल। इसका समय माना जाता है संवत 1791 से लेकर 1889 तक का। चौथा काल जो इन्होंने विभाजित किया था वह है परिवर्तन काल। इसका समय माना जाता है संवत 1890 से लेकर 1925 तक का। और जो 5वां खंड इन्होंने विभाजित किया है वह है वर्तमान काल, जिसका समय संवत 1925 से लेकर आगे तक का माना जाता है। लेकिन इस काल विभाजन को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। विद्वानों का मानना है कि मिश्र बंधुओं का जो ये काल विभाजन है यह अत्यंत जटिल है, क्योंकि इन्होंने अपनी सभी विभाजनों में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई। यही कारण था कि इनके काल विभाजन में कोई भी स्पष्ट आधार दिखाई नहीं देता।
इसीलिए कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इनका जो काल विभाजन है विद्वानों के द्वारा अव्यवस्थित माना गया है। अब मिश्र बंधुओं के बाद जो नाम सामने आता है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है वीरगाथा काल, जिसका समय माना जाता है संवत 1050 से लेकर 1375 तक का। दूसरा है भक्ति काल, जिसका समय माना जाता है संवत 1375 से 1700 तक का। भक्ति काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में। तीसरा जो काल विभाजन है इनका वह है रीति काल। रीति काल का जो समय निर्धारित किया है वह है संवत 1700 से लेकर 1900 तक का। और चौथा है आधुनिक काल, इसका समय 1900 से लेकर आगे तक का माना जाता है। आधुनिक काल को भी इन्होंने 2 खंडों में विभाजित किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। आचार्य चंद्र शुक्ल ने इस विभाजन में वैज्ञानिकता का परिचय देते हुए बहुत ही व्यवस्थित काल विभाजन किया है। इनका जो काल विभाजन है लगभग सभी विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रहा। यह माना जाता है कि शुक्ल जी की जो काल विभाजन पद्धति थी वह 2 प्रकार की प्रवृत्तियों पर आधारित थी। एक थी प्रधान प्रवृत्ति तथा दूसरी थी ग्रंथों की प्रसिद्धि। शुक्ल जी ने इन दोनों पद्धतियों को आधार मानकर काल विभाजन किया था। शुक्ल जी ने अपने आधुनिक काल के 3 उत्थानों की चर्चा भी की है। पहला है प्रथम उत्थान, जिसका समय माना जाता है संवत 1925 से लेकर 1950 तक का। दूसरा है द्वितीय उत्थान, जिसका समय माना जाता है संवत 1950 से 1975 तक का। और अब है तीसरा उत्थान, जिसका समय संवत 1975 से आगे तक का माना जाता है। और अगले जिनका नाम आता है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो शुक्ल जी का काल विभाजन था वह सभी विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रहा। यही कारण था कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने भी जो काल विभाजन किया वह उनकी ही पद्धति पर आधारित था। यानी कि उन्होंने जो काल विभाजन किया वह शुक्ल जी की पद्धति पर आधारित करके उन्होंने अपना भी काल विभाजन किया था। उन्होंने जो अपना पहला काल विभाजन किया था वह था आदि काल, जिसका समय सन 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक का माना जाता है। दूसरा है भक्ति काल, जिसका समय सन 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा है रीति काल, जिसका समय 1700 से लेकर 1900 तक का माना जाता है। और चौथा है आधुनिक काल, जो सन 1900 ईस्वी से लेकर आगे तक का माना जाता है। इनका काल विभाजन भी सभी विद्वानों के द्वारा सर्वमान्य रहा, क्योंकि इनका जो काल विभाजन था वो शुक्ल जी की पद्धति पर आधारित था। इसीलिए इनका काल विभाजन में भी कोई भी त्रुटि नहीं मिली। अगला जो नाम सामने आता है वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इन्होंने काल विभाजन 5 खंडों में विभाजित किया है। पहला है संधि काल, जिसका समय माना जाता है संवत 700 से लेकर 1000 तक का। दूसरा है चारण काल, जिसका समय है संवत 1000 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक का। तीसरा है भक्ति काल, इसका समय माना जाता है संवत 1375 से लेकर 1700 तक ईस्वी तक। अगला है रीति काल। रीति काल का समय संवत 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का माना जाता है। और अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय संवत 1900 से लेकर आगे तक का माना जाता है। ये तो थे काल विभाजन जो कि विद्वानों के द्वारा किए गए, लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस काल विभाजन की आवश्यकता क्यों हुई? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिससे कि इन विद्वानों को काल विभाजन करना पड़ा?
देखिए, जो पहला इसका कारण माना जाता है वह है अध्ययनकर्ता की सुविधा के लिए काल विभाजन आवश्यक है। अर्थात जिससे साहित्य का अध्ययन करने वाले को कोई भी कठिनाई ना हो। साहित्य का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता को साहित्य का एक व्यवस्थित रूप प्रदान हो, जिससे जब वह साहित्य का अध्ययन करे तो उसे भी कोई भी कठिनाई ना हो पाए। दूसरी जो इसका कारण माना जाता है वह माना जाता है साहित्य को सही ढंग से समझने के लिए। अगर साहित्य सही ढंग से व्यवस्थित होगा तो उसे समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। मान लो हम आदिकाल की बात करते हैं, तो उस समय आदिकाल को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व थे तथा उसके विकास की कौन सी परिस्थितियाँ थीं। इन सभी तत्वों को जानने के लिए काल विभाजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि साहित्य तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साहित्य में नवीन विकास का समावेश तो होता ही रहता है। तो इन सभी परिस्थितियाँ सही ढंग से समझने के लिए काल विभाजन की आवश्यकता हुई। इसका जो तीसरा कारण माना जाता है वह है कि साहित्य के विकास की दिशा, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व को जानने के लिए काल विभाजन की आवश्यकता है। अर्थात साहित्य में हुए विभिन्न परिवर्तनों को समझने के लिए तथा साहित्य के विकास में कौन कौन से घटक महत्वपूर्ण साबित हुए, साहित्य का विकास किस दिशा में हुआ, इन सभी परिस्थितियों को समझने के लिए भी काल विभाजन अत्यंत आवश्यक है। आशा है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।